प्रोग्राम के आगाज में ही आज बात जाली अकाउंट्स केस के मामले की, जो एक बहुत अहम मामला भी है और एक बड़ा मामला भी बनता चला जा रहा है। जाली अकाउंट्स केस की जो आखिरी समाअत हुई उसको अभी सिर्फ 3 हफ्ते ही गुजरे हैं और उस आखिरी समाअत से बहुत ज्यादा खुश होने वाली पीपल्स पार्टी का मूड अब बिल्कुल ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। 7 जनवरी के बाद पीपल्स पार्टी मुतमईन नजर आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को अपने मौकिफ की तायद करार दिया मीडिया पर आकर, मगर तहरीरी हुक्म के बाद पीपल्स पार्टी का मूड बिल्कुल बदल गया है और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जनवरी के हुक्म पर नजर सानी की अपील कर दी है, जिसमें बहुत से कानूनी सवालात उठाए गए हैं। वो क्या सवालात हैं, इस हवाले से आपको तफसील से बताएंगे। मगर फिलहाल ये केस खड़ा कहाँ है, तहकीकात पहुंची कहाँ तक है, पहले इस बारे में कुछ मालूमात आपके सामने रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला नैब के पास जो जा चुका है उसकी हैसियत इस वक्त क्या है। JIT भी तहकीकात जारी रखे हुए है और JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर नैब भी तहकीकात कर रहा है। इजलास हो रहे हैं, दस्तावेजात की मुंतकली हो रही है, JIT रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है और नैब कुछ अहम इकदामात करने के लिए फैसले भी कर रहा है और इस हवाले से पेशरफ्त हो रही है। नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गशकोरी से, जो कि जाली अकाउंट्स के मामले को, FIA की कार्रवाई को, JIT की कार्रवाई को करीब से देखते और रिपोर्ट करते रहे हैं। जाहिद, एक तरफ तो अब ये रिव्यू पिटिशन है, पता लगेगा क्या होगा, तहकीकात बहुत तेजी से हो रही है। जरदारी साहब के वकील लतीफ़ खोसा ने जाली अकाउंट्स के अदालती फैसले पर नज़रसानी अपील दायर की। चेयरमैन नैब ने जो कमेटी तश्कील दी और JIT की कार्रवाई कहां पहुंची, क्या कुछ बड़ा होने वाला आने वाले दिनों में? हमने ये सुना है कि शायद किसी बड़ी शख्सियत को JIT बुला लेगी कुछ दिन के बाद। जुनेद, बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर जारी हैं। उसमें 16 अहम इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट्स थी वो 1 हफ्ते तक ब्रीफिंग दी है JIT की टीम ने। नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ FIA के हेडक्वार्टर में तमाम रिकॉर्ड दे दिया गया है नैब को। अब वो इनकी छानबीन कर रही है। 16 रेफरेंसेस उसकी बुनियाद पर नैब की तहकीकाती टीम का ख्याल है कि फ़ाइल किए जा सकते हैं 7 मार्च तक। इसके अलावा तमाम तर जो रिकॉर्ड था 80% रिकॉर्ड वो JIT ने हवाले कर दिया है, तमाम वॉल्यूम, और 10 तहकीकाती रिपोर्ट जो हैं वो हवाले नहीं की गई हैं नैब के, क्योंकि JIT उस पर काम कर रही है। उसमें से जो खुफिया वॉल्यूम है उसमें 2 अहम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में 3 से 4 अहम जो नामजद मुलजिम थे, जिस तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर या दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले, जिनके पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो एसेट थे जो डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, उस पे काम कर रही है। और मेरी JIT के कुछ लोगों से बात हुई है अपने ज़राए से, और दूसरे जो पसे पर्दा इस ब्रीफिंग में शामिल थे, उनका ये ख्याल है कि JIT किसी भी दिन आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर सिंध को समन कर सकती है या किसी भी ऐसे शख्स को जो इन 10 तहकीकाती रिपोर्ट के साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा तमाम ब्रीफिंग जो नैब के लोगों को दी गई है, 32 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जो नैब के इन तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को देख रहे हैं। 1200 से ज़्यादा सफ़ात हैं जो कि मुसद्दका नकूल थी, वो भी हासिल कर ली गई हैं, जिसमें 170 अफराद में से 40 अफराद को नैब की तहकीकाती टीम का ख्याल है कि समन किया जा सकता है आने वाले चंद दिनों में। और नैब को 7 मार्च तक अपनी अब जो बुनियादी तहकीकाती रिपोर्ट होगी मुकम्मल करके रेफरेंसेस फाइल या तो वो कर देंगे, या अगर उनको ये देखना हुआ, जो अभी FIA और नैब के लोगों का ख्याल है कि 5 रेफरेंसेस बराह रास्त जो हैं वो साबिक सदर के ख़िलाफ़ फ़ाइल किए जाएंगे, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, और 16 ये रेफरेंसेस हो सकते हैं जो कि JIT। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद गशकोरी। हो सकते हैं JIT भी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और नैब भी मुतहरिक हो चुका है। और ये खबर जिसका जाहिद ने भी तस्दीक की कि अगले आने वाले दिनों में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को JIT बुला सकती है, पूछगिछ कर सकती है। अदालती फैसले पर नज़रसानी अपील पीपल्स पार्टी की तरफ से दायर कर दी गई है। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 7 जनवरी के फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के पैरा 37 में जो हिदायत जारी की थी वो कानून के मुताबिक गैर ज़रूरी है और मफरूज़ात पर मबनी थी।
जिस पैराग्राफ की बात की जा रही है वो अदालती फैसले का पैरा नंबर 37 है, जिसमें अदालत ने जीआईटी को तमाम रिकॉर्ड नैब के हवाले करने का हुक्म दिया था। इसके साथ ही जीआईटी के मैंडेट की तौसीक भी की। इसके अलावा नैब को हुक्म दिया कि वो मजीद तहकीकात करके रेफरेंस भी दायर कर सकता है, जिसे आज पीपल्स पार्टी ने एक मफरूजा करार दिया है। और इसके अलावा आसिफ जरदारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी सवालात उठाते हुए कहा है कि क्या अदालती फैसले में कोई गलती सरजद हुई है, क्या आइन का आर्टिकल 184(3) मुकम्मल तौर पर सवाबदीदी है जिसकी कोई हदूद नहीं है। अपील में सवाल उठाया गया है कि कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद ना होने के बावजूद क्या मुख्तलिफ इदारों के लोगों पर मुश्तमिल एक जीआईटी तश्कील दी जा सकती है। अब अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी नज़र सानी अपील में जीआईटी के वजूद को भी चैलेंज कर दिया है। सवाल ये भी उठाया है कि क्या फैसले में कोई गलती हुई है, जहां ये कहा गया कि जीआईटी की तश्कील के लिए अदालत ने अपने इख्तियारात पर सही अमल दरामद किया। क्या अदालत अपने असल दायरेकार पर अमल दरामद करते हुए इन इदारों को वो इख्तियारात दे सकती है जो इन्हें कानून फराहम नहीं करता। अपील में मजीद सवालात उठाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस चीज़ का एहसास होने के बावजूद कि जीआईटी ने अपने मैंडेट और स्कोप से तजावुज़ किया, फिर भी अदालती फैसले में उसके मैंडेट को दुरुस्त करार देना क्या सही था। अपील में सवाल उठाया गया है क्या नैब को रावलपिंडी या इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर करने की हिदायत दुरुस्त थी, जबकि तमाम मुबैना रिकॉर्ड, दस्तावेजात, गवाहान और मुबैना मुलजमान सूबा सिंध में है। क्या फैसले के पैरा 37 की शिक 7 में जहां नैब चेयरमैन को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो एक हेल्थ डायरेक्टर जनरल को नामजद करें जो बिना वक्त ज़ाया किए रेफरेंस दायर कर दें, क्या ये बात इस चीज़ को जाहिर करती है कि रेफरेंसेस फाइल करना अदालत की हिदायत है। अपील में मजीद सवालात उठाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि क्या इस केस में अमल दरामद बेंच तश्कील देना गैर कानूनी और गैर ज़रूरी नहीं था, जबकि इस चीज़ की दरख्वास्त ना दूसरी पार्टी ने की और ना ही इस हवाले से समातों के दौरान कोई बहस हुई। नज़रसानी अपील में सवाल उठाया गया है कि अदालत के आखिरी समात बाज़ाब्ता तौर पर बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम जीआईटी रिपोर्ट से निकालने का कहा गया, तो फिर तहरीरी फैसले में इन बातों का जिक्र ना होना क्या एक गलती है जिसकी दुरुस्ती होनी चाहिए। अब ये एक अहम मामला है। जाली अकाउंट्स के फैसले पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने इस नज़रसानी दरख्वास्त में बहुत से अहम कानूनी सवालात उठा दिए हैं। जीआईटी के मैंडेट से लेकर आर्टिकल 184(3) के मामला भी नज़रसानी दरख्वास्त का हिस्सा हैं। अहम बात यह है कि नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा खुद इस बात पर जोर दे चुके हैं कि आर्टिकल 184(3) का जायज़ा लिया जाना चाहिए। बहरहाल नज़रसानी दरख्वास्त में जितने भी अहम कानूनी सवालात उठाए गए हैं, इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा से। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके इल्म में है रिव्यू पिटिशन की सारी तफसील फरयाल तालपुर साहब जरदारी साहब की तरफ से है। ये जीआईटी की तश्कील पे सवाल उठा रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है पैनामा केस में, आप हम सब जानते हैं, हमें याद है, एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए थे। अब जो अपील है, आपको लगता है माजी से कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा? माजी के केसेस के मुकाबले में या पैनामा केस के मुकाबले में अदालत क्या इसको मंजूर कर सकती है, इस एतराज़ को, कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत जीआईटी की तश्कील नहीं हो सकती? कुछ मुख्तलिफ हो सकता है क्या, या जो पहले से तय हो चुकी है बात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी? देखिए, जीआईटी वैसे तो कानून में सिर्फ जो मेरे इल्म में है वो सिर्फ दो जगह पे है। एक वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाला कानून था और एक एटीए में उन्होंने अमेंडमेंट करके उसमें वो इंसर्ट किया था। उसके अलावा जो है ना जीआईटी का कांसेप्ट नहीं था। पहले किसी ज़माने में बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ करते थे, तो उसके बाद फिर ये दो इसमें लेजिस्लेट किया उन्होंने और दो जगह पे जो है ना ये इसमें ये कॉन्सेप्ट आया। मगर सुप्रीम कोर्ट चूँकि वो एपेक्स कोर्ट है, वो मुल्क की, और उसमें गो कि हम इस बात से इख्तलाफ भी करते रहे हैं कि इसमें जीआईटी इसमें चूँकि कहीं पे इस तरह के मामलात में जीआईटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप अपने तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मगर हमारे एतराज़ को जो है ना वो रद्द किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उन्होंने अल्टीमेटली जीआईटी बनाई। उसमें एक एतराज़ ये भी था कि इसमें जो खुफिया एजेंसियों के लोग हैं वो भी आ जाते हैं, तो उनको जो है ना वो इस हद तक एक्सेस देना इस तरह के आम मामलात में मेरा ख्याल गैर मुनासिब होगा। मगर ये बात भी नहीं मानी गई। जो भी एतराज़ कुनिंदा थे, हम वैसे एतराज़ करते रहे, वकील जो उन केसों में पेश होते रहे उन्होंने भी शायद एतराज़ किया, मगर ये बात नहीं मानी गई। अब फिर अगेन सवाल वही है कि आप सुप्रीम कोर्ट अपने साहबका जो उनका व्यू है उससे इत्तफाक करेगी या उससे इत्तफाक नहीं करेगी। अब अगर तो उसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो बराबर का बेंच है,
तो भी वो अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं, या बाज़ औक़ात बड़ा बेंच बना के भी वो जो है ना उसको रिविज़िट कर सकते हैं। दोनों बातें मुमकिन है कि वो उसी को फॉलो करें जजमेंट को, और ये भी मुमकिन है कि वो रिविज़िट भी कर सकते हैं अगर उसमें कोई ऐसी बात उनके इल्म में लाई जाए जो पहले उनके इल्म में नहीं लाई गई, या वो समझें कि कोई उसकी वजह से जो है ना कोई नुकसानात हुए हैं, या उनका कोई वो जो व्यू था वो उससे बेहतर व्यू मुमकिन है, तो वो अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक और रिव्यू पिटिशन में आर्टिकल 184(3) के बारे में है कि इसकी जो हुदूद है इस्तेमाल, अब मौजूदा सूरत हाल इस तरह से है कि मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कह चुके हैं अपनी तकरीर में कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल, इसकी हदूद की जांच होनी चाहिए। अब माजी में जो साबिका चीफ जस्टिस हैं जस्टिस साकिब निसार, वो दिफा कर चुके हैं 184(3) के इस्तेमाल का। पेशावर हाई कोर्ट में जो वाक़या हुआ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मौजूदगी में, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाद में फ़ैसला दिया, वो आपके हमारे सबके सामने है। क्या इसमें कोई पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल सकता है, आपको लगता है, इन हालात में? देखिए, 184(3) का जो इस्तेमाल होता रहा, उस हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल जो वकला की सबसे बड़ी बॉडी है पाकिस्तान भर में, उसने भी एक रेजोल्यूशन किया था, और उसको भी काफ़ी अरसा हो गया, और हम इस बेतहाशा और बेदरीग इस्तेमाल को जो है वो मुनासिब नहीं समझते थे, इवन अदालतों के लिए भी और मुल्क के लिए भी। और इस पे हमारा अपना एक सोचा समझा इस पे राय और इस पे एक करारदाद मौजूद है, जिसको हमने कोर्ट को भी भिजवाया, और चीफ जस्टिस उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनसे भी जो है ना इस हवाले से हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे। अब मगर वो कभी भी इस बात पे उन्होंने कहा कि इसको स्ट्रक्चर होना चाहिए, मगर स्ट्रक्चर होने के बाद स्ट्रक्चर होने के हवाले से उन्होंने बेंच भी बनाया, मगर कभी भी उसमें मेरा ख्याल है कि वो मामला जो ना फाइनल नहीं हो पाया। उसमें एक आध दफ़ा हम पेश भी हुए, मगर कभी सर्विस की पूरी नहीं हुई, कभी कोई और वजह बन गई, और इस तरह से अल्टीमेटली वो मामला नहीं हुआ। अब आसिफ सईद खान खोसो जब चीफ जस्टिस बने सरदार साहब, तो उन्होंने कहा कि इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे दो हवालों से। हमारा मुतालबा ये था कि इसके 184(3) के हवाले से कोई अपील जो है, इंट्रा कोर्ट अपील की कोई मौजूद नहीं है। ओरिजिनल साइट पे जो है ना वो एक कोर्ट जो है नोटिस लेती है, और उसके बाद सिर्फ जो स्कोप उसका जो लिमिटेड हो जाता है वो रिव्यू की हद तक है, और रिव्यू में बड़ा छोटा सा स्कोप होता है, उसमें लोगों को शायद इस हवाले से इंसाफ नहीं मिल पाता। और अगर रिव्यू का अगर स्कोप कोई हो भी तो उसको सेम जजेस सुनते हैं, और जब सेम जजेस सुनेंगे तो वो अपने आम तौर पे उसको अपने उसी पुराने मौक़िफ़ पे वो कायम रहते हैं। तो अब इस हवाले से उन्होंने अपनी पहली स्पीच में, बल्कि पहली स्पीच नहीं थी, उस दिन आखिरी दिन था उनका पुराने चीफ जस्टिस साहब का, और उन्होंने जाना था, और उन्होंने अपनी जो गाइडलाइन दी थी उसमें इस हवाले से उन्होंने कहा कि इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे। अब ये मुमकिन है कि रीस्ट्रक्चर करने का मामला जो है किसी जजमेंट में भी आ सकता है, फुल कोर्ट भी कर सकती है उसको, या हमने जो इसको रेजोल्यूशन दिया हुआ है इस हवाले से उसको भी बुनियाद बनाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि जो नए चीफ जस्टिस ने अपना इस हवाले से जो उनका विजन है वो किस तरह से आता है, इस केस में आता है, किसी और केस में आता है, हमारी रेजोल्यूशन के हवाले से आता है, या फुल कोर्ट के इजलास के बाद आता है। कानून साहब, आखिरी मामले पे कि जो नुक्ता है पीपल्स पार्टी का एतराज़ का कि उनकी मरकज़ी क़यादत की जानिब से कि जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स में कहा बिलावल और मुराद अली शाह का नाम JIT से निकाल दिया जाए, लेकिन जो तहरीरी हुक्मनामा था, फैसला था, उसमें इसका जिक्र नहीं। ये गैर मामूली बात है आपके लिए? मुस्तकबिल के केसेस के हवाले से क्या उनका ये एतराज़ कबूल किया जा सकता है? जो लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, रिपोर्टर्स, उन्होंने जो सुना, वो रिपोर्ट हुआ, उस वक्त ये कहा गया कि उनका नाम निकाल दिया जाए JIT से, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो का। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जज नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। जो जज बहुत ज़्यादा बोलते हैं अदालतों में, और फिर इस तरह के मामला, इस तरह के एतराज़ात आ जाते हैं। अब इस तरह की बातों को आपकी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, और नेशनल प्रेस में आई है ये सारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आया है, प्रिंट मीडिया में भी आया है, और ये उनका एतराज़ भी वजह है कि ये बात जो है ना जजमेंट में नहीं है। अब अगर होता ये है कि असल चीज़ जो है ना वो फ़ैसला होता है, ये ऑब्जर्वेशंस या जजों का जो ना वो अदालतों में बोलना जो है वो कोई फ़ैसला नहीं होता, उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए जजेस जो है ना जब कम बोलेंगे तो वो फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती, लोगों के इस तरह के सवालात पैदा नहीं होते, इस तरह से अदालतों के ऊपर जो है ना वो कोई उंगलियां नहीं उठती। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बोलने की वजह से जो है ना ये सूरत हाल जो है ना वो पैदा हुई है, और अब बात तो वही बाइंडिंग है जो उसमें फ़ैसले में लिखी गई है, और उसी का इफ़ेक्ट होगा, बोले जाने का कोई वो नहीं है। बहुत शुक्रिया।